करीब 2 साल पहले एक लड़की की शादी होती है और शादी के बाद वो अचानक से लापता हो जाती है। और जैसे ही लड़की लापता होती है तो उसको हर जगह ढूंढा जा रहा था, तलाश किया जा रहा था। वो लड़की अपने पिता के ख्वाबों में, सपनों में आती थी और रोती रहती थी, रोते रोते कहती थी, पापा आ जाओ और मुझे ले जाओ, मुझे घर जाना है। बार बार बस एक ही ख्वाब, एक ही सपना उसके पिता को, चाहे दिन हो या रात हो, जब जब आंखें लगती थीं तब तक वो लड़की सपने में आती थी और बस यही बात बोलती थी, पापा आ जाओ और मुझे ले जाओ। उसके पिता परेशान हो जाते हैं, पुलिस थाने जाते हैं। ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर अपनी बेटी को नहीं तलाश किया था, लेकिन बेटी मिल नहीं पा रही थी। और धीरे धीरे करके ऐसे ही 50 दिन के आसपास का वक्त बीत जाता है। तब वो पिता रोते हुए बिलखते हुए एक लेडी ऑफिसर के पास जाता है और जाकर कहता है कि साहब, मेरी बेटी लापता हो गई है। और रोते हुए कहता है कि बस मैं जब भी आंख बंद करता हूँ तब तक मेरी बेटी अचानक से ख्वाब में आती है और आके कहती है कि मुझे ले जाओ, मुझे घर जाना है। जैसी लेडी ऑफिसर ने ये बात सुनी, उस लेडी ऑफिसर ने उसके पिता को वो तसल्ली दी। तसल्ली देने के बाद कहा कि आप बिल्कुल घर जाइए, वो आपकी बेटी, हम उसे कहीं से भी ढूंढ के लेके आएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। बस इतना होना था। उसके बाद उस लेडी ऑफिसर ने इस मामले की जांच थी, थाने से हटाने के बाद क्राइम ब्रांच को सौंप दी और क्राइम ब्रांच ने इस मामले में बड़ी खूबसूरती से जांच की। लेकिन बेटी मिल जाती है, जिस रूप में मिलती है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल वो एक कब्र में दफन थी और 60 दिन के बाद उस कब्र से बाहर निकलती है। और जैसे ही वो लड़की कब्र से बाहर निकलती है तब वो अपनी बीते हुए कल की दर्दनाक कहानी सुनाती है। उस कहानी को सुनने के बाद हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटनाएं हरियाणा प्रदेश का एक जिला है फरीदाबाद, और फरीदाबाद जिले का ही एक थाना लगता है पल्ला। पल्ला थाना क्षेत्र का एक कॉलोनी है रोशन नगर, और रोशन नगर कॉलोनी क्षेत्र की एक गली है, गली नंबर 1 और मकान नंबर 61। यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अरुण कुमार होता है, जो कि पेशे से अपनी एक व्यापारी है। उसकी अपनी एक फैक्ट्री है, सिलाई कढ़ाई का उसमें काम होता है, स्पोर्ट्स के उसमें कुछ सामान बनता है। अब वो व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है, रोते हुए बिलखते हुए आखिरकार नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है नवीन नगर में, और जाकर कहता है कि साहब, मेरी पत्नी लापता है, 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, आप उसको ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। तभी उसने ये तारीख बताई कि उसकी शादी जो होती है वो 21 जून 2023 को होती है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का ही एक जगह लगती है शिकोहाबाद, और शिकोहाबाद का ही एक मोहल्ला है खेड़ा। वहां के रहने वाली तन्नू राजपूत, 23 साल के आसपास की उसकी उम्र है। साहब, उसको ढूंढ दीजिए। 23 अप्रैल 2025 से लापता है। ऐसी कौन सी जगह है जहां हमने उसको तलाश नहीं किया? उसका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। कुछ जो पर्चे थे वो पर्चे छपवाए जाते हैं, पर्चे में बाकायदा उसका नाम, पता, उसकी उम्र, उसका कितनी हाइट है, कैसी दिखती है, फोटो सहित सब कुछ लिखवाया जाता है। और लिखवाने के बाद जगह जगह, चाहे बस स्टॉप हो, चाहे वो गली मोहल्ले या फिर जहां भीड़ वाले इलाके हों, हर जगह वो पोस्टर चिपकाए जा रहे थे। बस एक ही कोशिश थी कि तनु राजपूत जहां भी कहीं हैं वो वापस आ जाए। अगर किसी को इसके बारे में जरा सी भी कोई भनक लगती है तो तुरंत ही ये जो नंबर दिए हुए हैं इन नंबरों पे फ़ोन कर दे। पहले उसने जो ससुराल थी वहां पर फ़ोन करता है कि तनु लापता हो गई है, उसका कहीं भी कुछ अता पता नहीं चल रहा है। और अगले ही दिन यानी कि 24 अप्रैल 2025 को वो थाने पहुंच जाता है। पुलिस वाले इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं जितना पुलिस को गंभीरता से लेना चाहिए था। 24 घंटे बीत जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि परेशान क्यों होते हो, आ जाएगी, अगर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पुलिस वाले अक्सर गुमशुदा वाले मामले को ऐसे ही लेते हैं, इस मामले में पुलिस ने कुछ ऐसे ही कुछ कहा था। दरअसल जब पुलिस ने बट ज़्यादा ही दबाव बनाया जाता है, पति रोज वहां थाने पहुंच जाता है अपनी पत्नी के लिए, तब जाकर पुलिस घर आती है। घर आने के बाद पूछती है, पूछा जाता है, बताती है कि 2 साल पहले शादी हुई थी। हाँ, छोटी मोटी नाराजगी हो जाती है, लेकिन इससे पहले वो कभी ऐसे गायब नहीं हुई, ऐसे लापता न हुई। पुलिस वालों ने आकर जो भी अपनी फॉर्मेलिटीज होती है, पुलिस फॉर्मेलिटीज कर देती है। और 25 अप्रैल 2025 को मुकदमा अपराध संख्या 285/2025 पल्ला थाने में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। और इस एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर पुलिस ने उस इलाके में, उस जगह पर कहीं जानने की, समझने की कोशिश नहीं की। जितना गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए था उतना गंभीरता से नहीं लेते। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ जाता है। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 25 दिन, इस तरह से लगातार जब दिन आगे बढ़ रहे थे, उसका पति हर दूसरे दिन थाने पहुंच जाया करता था और थाने में जाता था, जाकर कहता था, साहब, मेरी बीवी नहीं आई है, उसे ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। लेकिन एक तरफ वो अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और पुलिस वाले शायद उतना गंभीरता से ले नहीं रहे थे। दूसरी तरफ उस लड़की के जो पिता हैं, उस लड़की के पिता यानी कि हाकिम सिंह, उनका नाम है, हाकिम सिंह राजपूत, के सपने में, उनके ख्वाब में उनकी बेटी अक्सर आती है। और आते आकर वो रोने लगती है। रोते रोते बस एक बात कहती है कि पापा, मुझे घर ले चलो, मुझे घर जाना है। बस पापा उसके करें तो क्या करें, क्योंकि उधर ससुराल वाले भी मेहनत कर रहे हैं, इधर मायके वाले भी मेहनत कर रहे हैं।
लेकिन जब कुछ भी हाथ नहीं लगता है तो लगभग 50 दिन बीतने के बाद आखिरकार हाकिम सिंह, जो एक डीसीपी सेंट्रल हैं उषा देवी, उनके पास लगभग 14 जून 2025 के आसपास पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि साहब उनकी बेटी लापता हो गई है, उसे ढूंढवा दीजिए, मदद करा दीजिए। तभी इस मामले को डीसीपी जो होती हैं वो गंभीरता से लेती हैं और पल्ला थाने से इस मामले को हटाकर क्राइम ब्रांच के सुपुर्द कर देती हैं और कहती हैं कि कुछ भी हो जाए, किसी भी तरकीब से आखिरकार इस लड़की को ढूंढ के लाइए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अधिकारी ने आदेश दिया था, क्राइम ब्रांच ने इस मामले को गंभीरता से लिया। क्राइम ब्रांच ने आसपास के जितने भी लोग थे सभी लोगों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद आखिरकार एक मुखबिर का फोन पहुंचता है और जैसे फोन पहुंचता है तो क्राइम ब्रांच इस मामले को और गंभीरता से लेती है। अब ये पता चलता है कि जहां पर ये गली है, जहां पर ये घर है, जहां जो कॉलोनी है, यहाँ पर कोई नाला नहीं है, यहाँ पर कोई सीवरेज नहीं है, यानी कि घरों के अंदर से जो निकलने वाला पानी है उसके लिए नालियाँ तो है ही नहीं, वो पानी सड़क पर बहता रहता है। तो इसी बीच में किसी ने गड्ढा खुदवाया था। ये गड्ढा खुदवाने वाली बात मुखबिर कहता है कि गड्ढा खुदा था। अब जब क्राइम ब्रांच की टीम ने यहाँ इस घर में जाती है और जाने के बाद पूछती है कि तुमने गड्ढा क्यों खुदवाया था, तभी वो बड़े गुस्से में कहते हैं कि साहब कैसी बात कर रहे हो, जब नाली नहीं है, सीवरेज नहीं है तो पानी कहाँ जाएगा, इसलिए गड्ढा खुदवाया था। अब गड्ढे वाली बात आती है तो आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो इस कॉलोनी में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर के सामने गड्ढा ना खुदा हो। अब इस बात पर आखिरकार करे तो क्या करे, तभी पुलिस ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो इसमें जरूर झोल है। तभी पुलिस ने उन मजदूरों को भी बुलाया, उस राजमिस्त्री को बुलाया जिसने गड्ढा खोदा था, जिसने इस पर काम किया था। आखिरकार राजमिस्त्री को जो बुलाया जाता तो राजमिस्त्री कहता है कि साहब गड्ढा तो खुदा था, मजदूरों ने काम किया था, लेकिन जो काम होना था दरअसल वो काम ही नहीं होता, यानी कि सीवरेज जो बनाना था, सीवर वो नहीं बना, सोख्ता जो बनाना था जिससे पानी जाना था वो तो बना ही नहीं। उन्होंने उनको ऐसे ही गड्ढे को बंद करा दिया गया था, बस उन्होंने थोड़ा सा काम कराया था, सीढ़ी वगैरह बनवाई थी। जब इतना सुना तो पुलिस ने कहा कि गड्ढा खुदा तो क्यों खुदा, इसके पीछे का राज क्या है। अब पुलिस ने अपने तरीके से जो पूछताछ करना शुरू किया है तो पूछताछ करने में आखिरकार चौंकाने वाली बात सामने आती है। उस घर के सामने जो गड्ढा बना हुआ था वो 21 जून 2025 को आखिरकार खुदवाया जाता है और जिस दिन वो गड्ढा खोदता है तो लगभग 10 फुट गहराई में जाकर लाश निकल के आ जाती है और वो लाश किसी और की नहीं होती, उसी तनु राजपूत की होती है जो अचानक से लापता हो जाती है, जिसके बारे में ससुराल वाले, मायके वाले सभी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब इसके बाद फिर पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू किया है। तो जो ससुर होता है भूप सिंह और उसकी तनु की सास होती है सोनिया, उसको हिरासत में लिया जाता है और उनसे पूछा जाता है तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। वो बताते हैं कि 21 जून 2023 को इस लड़की की शादी होती है, धूमधाम से सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ दिन के बाद ही इस लड़की से कुछ विवाद रहने लगता है कि लड़का इस लड़की को पसंद नहीं करता था और किसी न किसी बात पर इस लड़की को परेशान करने की कोशिश की जाती थी। यही कारण था कि वो अपने मायके चली जाती है और इसी बीच में उसकी माँ की भी मौत हो जाती है, यानी कि पहले से उसे ससुराल में परेशान किया जा रहा है, इधर उसकी माँ की मौत हो जाती है। तो आखिरकार करे तो क्या करे, वो लड़की के लिए आखिरकार पंचायत होती है, पंचायत के बाद वो वापस अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आती जरूर है लेकिन फिर से वही दिक्कतें, वही परेशानियां लगी रहती हैं। आखिरकार सास, ससुर और जो बेटा है उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना इस लड़की को रास्ते से, इनकी इस दुल्हन को रास्ते से ही हटा दिया जाए। और जो रास्ते से हटाने की प्लान बनाते हैं वो बहुत खतरनाक होता है, भयानक होता है। दरअसल 15 अप्रैल 2025 को ये प्लानिंग करते हैं कि कैसे मारना है। इसके लिए पहले से प्लानिंग होती है। जो सास सोनिया होती है उसको उत्तर प्रदेश के एटा में एक शादी समारोह होता है, उसे वहां भेज दिया जाता है। अब घर के अंदर 4 सदस्य रहते हैं, पति, पत्नी, ननद और ससुर। जब ये रहते हैं तो खाना बनवाया जाता है 21-22 अप्रैल 2025 की रात को। जब खाना बनवाया जाता है उस खाने में नशीला पदार्थ मिलाया जाता है और नशीला पदार्थ सिर्फ 2 ही लोग खाते हैं उस खाने को, जिसमें उसकी ननद होती है और भाभी होती है। बाकी जो ससुर होता है और पति होता है उसे खाने को नहीं खाते। जब देर रात हो जाती है तो ये सोने के लिए चली जाती हैं। जो ननद है यानी कि काजल, वो तो ग्राउंड फ्लोर पर सो जाती है और जो बहू है इस घर की, जिसका नाम तनु राजपूत है, वो ऊपर वाले ग्राउंड जो कमरा है ऊपर वाला, उस कमरे में जाकर लेट जाती है। जैसे ही थोड़ी रात हो जाती है, रात होने के बाद जो पति होता है वो उतर के नीचे आ जाता है और वो अपने बाप से कहता है कि वो पूरी नींद में सोई हुई है, आप जाकर अपना जो काम करना है वो कर दीजिए। यानी कि अब ससुर ने ये गारंटी ली थी कि जो कत्ल करूंगा वो खुद ही करूंगा, यानी कि भूप सिंह ने कहा था कत्ल वो खुद करेगा। इसके लिए वो ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद जैसे ही तनु को मारने के लिए उसने गला दबाने की कोशिश कर रहा था, उसकी नीयत खराब हो जाती है। नीयत खराब होते ही उसने उसके साथ गंदा काम किया, घिनौना कृत्य किया, यानी कि उस बहू के साथ नशे की हालत में, उस पर नींद की गोलियों का असर था, उसे नशा था और उसके साथ वो बलात्कार करता है। और जब उसकी तसल्ली हो जाती है, तसल्ली होने के बाद फिर वो नीचे आता है। अब वो करे तो क्या करे, वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसने ये क्या कर दिया। फिर नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाता है, ऊपर जाता है और दुपट्टे से गला घोंटता है। गला घोंटने के बाद हत्या कर देता है। अब इसके बाद वो अपने बेटे के सहारे से आखिरकार उसी गड्ढे, एक गड्ढा खुदवाया था उन्होंने 1-2 दिन पहले, क्योंकि मोहल्ले में
ना तो कोई नालियां हैं ना कोई सीवर है, तो घर का जो पानी है वो सड़क पर बहता रहता है। तो इसलिए सीवर सोख्ता बनाने के लिए, ताकि पानी जो जाएगा वो उस गड्ढे में चला जाएगा, मजदूरों से गड्ढा तो खुदवाया जाता है ताकि सीवर बनाया जा सके, सोख्ता बनाया जा सके। लेकिन उस गड्ढे का इस्तेमाल उस बहू की लाश को दफनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद उस लाश को उस गड्ढे में डाल दिया जाता है। अगले दिन मजदूर भी आते हैं और मिस्त्री भी आते हैं, और जो मजदूर और मिस्त्री ने देखा कि साहब कल तो आपने गड्ढा कराया था, लेकिन ये बंद कैसे है? उन्होंने कहा कि हमारा प्लान पूरी तरह से बदल चुका है, आप सिर्फ सीढ़ियाँ ठीक करके जाओ और जो गड्ढा है इस गड्ढे को एकदम प्लान करके चले जाओ। वो राजमिस्त्री और ये सब चले जाते हैं, और मोहल्ले वालों को भी कुछ नहीं पता था। जब इस मामले की शिकायत दी जाती है थाने में, पुलिस आती है और उसी गड्ढे पर चली जाती है। उस गड्ढे पे अगले 60 दिनों तक सैकड़ों की संख्या में लोग उतर रहे थे, जा रहे थे, पुलिस आ रही थी, जा रही थी। उस तन्नू राजपूत के मायके वाले भी आ रहे थे, जा रहे थे, ससुराल वाले भी आ रहे थे, जा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि इस गड्ढे के अंदर लाश दबी हुई है। 60 दिन के बाद आखिरकार लाश बाहर निकलती है, और जब बाहर निकलती है तब पता चलता है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था। बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और उस गड्ढे में उसको दफन कर दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जब जांच पड़ताल की, तो जो काजल उसकी ननद होती है तनु की, उसको पता ही नहीं था कि उसकी भाभी की रात उसके पिता ने, उसके बाप ने, उसके भैया ने हत्या कर दी है और उसको दफना दिया है, उसको दबा दिया है। बेटी बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन सास जानती थी। इसलिए पुलिस ने सास को और ससुर को गिरफ्तार किया। जो पति है वो पुलिस के हाथ लगता नहीं है। जब हम इस कहानी को आपको सुना रहे थे, इन तीनों को ही पुलिस जल्द से जल्द इस मामले में और कई खुलासे करने की उम्मीद लग रही है। और पुलिस ने जैसे ही घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। आखिरकार उस बहू को अब इंसाफ मिलने की उम्मीद जग चुकी है। और जैसे ही उस लड़की के परिवार वालों को, इनके पिता को पता चलता है, उसके भाई को ये पता चलता है, उसकी बहन को ये पता चलता है, तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि उनकी बेटी के साथ उनके ससुराल वालों ने आखिरकार कैसा भयानक सलूक किया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, और ये भी बताना है कि क्राइम को कितने भी शातिराना अंदाज से क्यों ना कर लिया जाए, क्राइम कभी छिपता नहीं है। और इस घटनाक्रम में भी ऐसा ही होता है। जब क्राइम खुलता है, जब लाश बाहर निकलती है, तो मोहल्ले वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार इस घर के, इस परिवार के लोगों ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, जाते जाते सुल्तानपुर के रहने वाले हैं मोहम्मद जुएब खान। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें जसवंत सिंह, पलक सिंह, राधा शर्मा, दिव्या सेन, सफाद खान, सुंदरलाल अहिरवार, डॉक्टर यश यादव, जितेंद्र योगी, सोनाराम भेरू, साजिद खान, साहिल खान, रेहान खान, मोहम्मद जमाल, कार्तिक चंदा, ओम चौधरी, नरेंद्र दत्ता, आसिफ अली, मोनू प्रजापति, सविता गौतम, पुष्पलता ठाकुर, शिवम गुप्ता, कमल सिंह चौहान, धर्मवीर सिंह यादव, पवन, अनुराग, कल्पना। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।